निहारिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे निहारिका जी, इश्कबाज़ी जो एल्बम रिलीज़ हुआ उसके बारे में बताएं, आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसको लेके? तो मेरा पहला प्रोडक्शन है। इश्कबाज़ी मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा और मैंने उसको अपने जन्मदिन के आसपास रिलीज़ करवाया और एक बहुत ही अहम मौके पे रिलीज़ किया, और वो है मेरे ओपन एयर के 100 साल का जन्मदिन मनाते हुए। तो इश्कबाज़ी एक तो जब आप कुछ नया खोलते हो, जैसे मैंने रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स एज अ प्रोडक्शन हाउस अपने लिए स्थापित किया, तो इट इज़ ऑलवेज स्पेशल। जो आप सबसे पहले आप जो काम करते हो वो हमेशा आपके लिए यादगार रहेगा। तो इश्कबाज़ी मेरे लिए हमेशा मेरे दिल में हमेशा एक बहुत ही स्पेशल जगह रहेगा। इश्कबाज़ी एक ट्रिब्यूट है या एक बोल्ड कमबैक है, क्योंकि विजुअल भी बोल्ड है और मोशन भी डीप है? तो आई विल से कि ये एक इनोसेंट म्यूज़िक वीडियो के हिसाब से बनाया गया था। मैंने 47 चिल्ड्रन को लिया, छोटे छोटे बच्चे थे, फ्रॉम द रेंज ऑफ 6 इयर्स टू 8 इयर्स, या 9 साल, 6 और 8-9 साल तक ही थे ये सारे बच्चे, और 47 थे पीयूष डांस अकेडमी से आए। और जब मैंने ये म्यूज़िक वीडियो सोचा या हम लोगों ने उसकी कॉन्सेप्ट पे काम किया, तो हम चाहते थे कि हर उम्र के प्यार को हम दिखाएं, यानी कि छोटे बच्चों का प्यार भी दिखाएं, बड़ों का प्यार भी दिखाएं, और उससे भी बड़े का प्यार दिखाएं। तो 3 जनरेशन्स का इश्क मैं दिखाना चाहती थी। तो बोल्ड तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, और ये ट्रिब्यूट तो 100% है। ये है एक 100 साल ओपन एयर के जन्मदिन का ट्रिब्यूट है, और डेफिनेटली मैं मतलब इसको एज अ बोल्ड मूव मानती हूँ, बिकॉज मैं हर चीज़ बोल्ड करती हूँ, लेकिन इट्स अ फर्स्ट। 47 बच्चे डांस कर रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं, क्रिटिक्स का ये मानना है कि इमोशन ओवरलोड हो गया है। क्या आपको थोड़ा और ज़्यादा ड्रामा ले आए हैं इस वीडियो में? अब जो है वो जो कैन किया गया है वो तो किया गया है, लेकिन हाँ, मतलब आप जब पहला प्रोडक्ट करते हो आप जब पहला प्रोडक्ट करते हो तो पता चलता है कि क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और जब पहला काम करता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही आती है। तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे टीम को, स्पेशली भीम सिंह, युवराज, प्रतीक्षा, राहुल जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, राहुल चौधरी जो एक्टर हैं, सारे बच्चों को मैं थैंक यू ऑब्वियसली बोलना चाहूँगी, बिकॉज वो मेरा साथ दिए और एक टीम बनी। तो ये बहुत मुश्किल से बनती है, और एक्चुअल कंप्लीशन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और उसका प्रीमियर भी करवाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एज अ फर्स्ट मैं सोचती हूँ कि मैंने 20% हासिल किया है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। और मुझे पता है मेरा 80% का इम्प्रूवमेंट अभी बाकी है, तो आई होप वो हो जाए। आप लिरिक्स भी लिखी हैं, वीडियो में भी परफॉर्म किया है, तो क्या ये कंट्रोल फ्रीक वाला फेज था या किसी और पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ये मैंने लिरिक्स नहीं लिखी, मैंने इस स्टोरी को लिखा। लिरिक्स अमिताभ रंजन के थे, प्रतीक्षा ने गाना गाया है, बट मैं हूँ कंट्रोल फ्रीक फॉर श्योर। और कुछ एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसे माने जाते हैं अजय देवगन को ले लो, आमिर खान को ले लो, या फरहान अख्तर को ले लो। तो ये काफ़ी प्रोडक्ट को ना बिल्कुल अपने नज़दीक रखते हैं, तो मैं भी ऐसी ही हूँ। डेफिनेटली मैं कंट्रोल फ्रीक हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से हो, लेकिन मैं टीम वर्क में बिलीव करती हूँ। आई बिलीव इन कोलैबोरेशन। मैंने केवल इसको लिखा है और इसको प्रोड्यूस किया है भीम सिंह के साथ, और इसमें मैंने एक्ट किया है। तो मैंने सिर्फ 3 चीज़ें की हैं, बाकी सब बाकी लोगों ने किया है सच सच बताएं, ओपी नैयर का नाम आपके लिए ब्लेसिंग है या एक प्रेशर जैसा लगता है कभी कभी? प्रेशर तो मुझे नहीं लगता, मेरे लिए ब्लेसिंग ही है और हमेशा रहेगी। ओपिनियर का नाम जब मेरे साथ जुड़ता है तो मेरा छाती गर्व से और चौड़ा हो जाता है। क्या आपके फैंस आपको निहारिका के रूप में देखते हैं या सिर्फ ओपिनियर की पोती कहकर याद रखते हैं? अब तो मुझे काफ़ी साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने अपने 10 साल की सालगिरह भी बनाई, तो अब काफ़ी लोग मुझे निहारिका रायज़ादा के ही तौर पे जानते हैं। आजकल रीमिक्स कल्चर छा गया है, तो क्या आप कभी नीले गगन के तले 2.0 बनाना चाहेंगे? वाई नॉट, कोई भी आप कोई भी गाना ले लो उस ज़माने का। लेकिन क्योंकि हमारा जो मंत्र है, रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स का मंत्र मैं आपको बताती हूँ, वो ओरिजिनलिटी है। तो मैं हमेशा गाना ओरिजिनल ही बनाना पसंद करूँगी। लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं आर पार के, या फिर ये हसीना थी, या फिर
कश्मीर की कली के, जो मैं सोच सकती हूँ कि वापस इस ज़माने में बहुत अच्छे लगेंगे, तो कोई फिल्म में अगर इस्तेमाल कर पाऊँ तो करूँगी। साइंटिस्ट या ग्लैमरस आर्टिस्ट बनना आपकी ब्रेन में आपकी ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दिया या स्टिल साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं एक्टिंग में भी? मैं साइंटिफिक अप्रोच ही रखती हूँ हर चीज़ में, अपने प्रोडक्शन में तो और भी ज़्यादा, लेकिन एक्टिंग का फील्ड हल्का सा क्रिएटिव और क्रेज़ी है, तो वहाँ पे मैं अपने आप को भूल के काफ़ी चीज़ें भी करती हूँ। तो साइंटिफिक अप्रोच से शायद मैं प्रोडक्शन हाउस संभालती हूँ, और एक्टिंग मैं अपने क्रिएटिव फील्ड से ही, मतलब क्रिएटिव बग से करती हूँ। आप आपके लुक्स भी हेडलाइंस बनाते हैं टैलेंट पेपर, क्या कभी फील हुआ है कि लोग सिर्फ आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं? आउटर ब्यूटी सबसे पहले दिखती है, इसलिए इट्स बाय फ्लूक के, मतलब तो आपको सबसे पहले दिखती है तो सबसे ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मेरे साथ इन डेप्थ में काम करें, ताकि उनको पता चले कि निहारिका के एक्चुअली में कला का पावर क्या है, ताकि मैं फिल्मों में वो दर्शा सकूं। बिकॉज वो मेरा ख्वाब है कि लोग मुझे जेन्युइनली पहचाने, जाने और मेरे साथ एज एन आर्टिस्ट काम करें, और उनको पता चले कि अच्छा ये रोल भी कर सकती है, ये कितनी डायनामिक है और ये कहाँ तक जा सकती है किसी रोल तक। तो उसके लिए आपको एक बड़ी फिल्म और एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए होता है। मलयालम में भी आप डेब्यू की हुई हैं, अदरिका करके फिल्म थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे? तो मेरा सपना है काफ़ी भाषाओं में काम करना, तो अब मैं मलयालम में डेब्यू कर चुकी हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। आद्रिका एक बहुत स्पेशल फिल्म है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एक छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म है। बंगाली डायरेक्टर अभिजीत आद्य ने उसको डायरेक्ट किया है। हमारा जो डीओपी टीम था तमिलनाडु से था, तो हमारा बहुत ही मिक्स्ड टीम था। और मैं हिंदी आर्टिस्ट हूँ, तो हिंदी आर्टिस्ट, बंगाली डायरेक्टर, तमिल डीओपी और मलयालम फिल्म, तो ये बहुत ही अजूबी फिल्म थी जो बहुत अच्छी चली। बैंगलोर और कोची में इसको रिलीज़ किया गया सिनेमा हॉल्स में। 20 जुलाई 2025 में रिलीज़ हुई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या आप इंडस्ट्री में किसी से इंस्पायर्ड है या कंपटीशन फील होता है किसी एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर से? मैं इंस्पायर्ड हूँ, मुझे आयुष्मान खुराना बहुत पसंद है। वो जिस तरीके की फ़िल्में कर रहा है, अब तो वो एक ऑस्कर्स के किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी बन चुके हैं, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। फिर मुझे कुछ डायरेक्टर्स बहुत इंस्पायर करते हैं, जैसे श्रीराम राघवन, मुझे विशाल भारद्वाज और संजय लीला बंसाली बहुत पसंद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं, जो मुझे प्रेरित करते हैं, एंड आई लाइक टू अस्पायर टू बी लाइक देम, क्योंकि मैं उस दिशा में जा रही हूँ प्रोडक्शन में। तो मुझे यश राज बहुत पसंद है एज अ प्रोडक्शन हाउस, कितना उन्होंने हासिल किया है लाइफ में। तो डेफिनेटली देयर आर थिंग्स जो उनको देख के ऐसा लगता है कि काश हम वहाँ पहुँच सकें। आपकी एक फिल्म मर्सी भी रिलीज हुई और कुछ फेस्टिवल्स में भी गई हैं, उसके बारे में जानना चाहिए कौन कौन से फेस्टिवल्स में गई हैं और मतलब कितना ज़्यादा नाम कर रही हैं और फेस्टिवल्स में जाकर? तो एवर क्लियर प्रोडक्शंस करके एक एड एजेंसी थी, तो उनकी पहली फीचर फिल्म है ये मर्सी। यूथनेजिया के थीम पे है आधारित, और राज वासुदेवा और अनुराधा ने इसको प्रोड्यूस किया है। मित्तुल ने इसको डायरेक्ट किया है। केवल 21 साल का है डायरेक्टर, और मैं बहुत खुश हूँ कि मित्तुल की डेब्यू फिल्म इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गई है। तो इंडिपेंडेंट सिनेमा में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने काफ़ी कमर्शियल सिनेमा किया हुआ था छोटे छोटे रोलों में। तो अब मैं लीड कर रही हूँ छोटी छोटी फिल्मों में जो इंडिपेंडेंट सिनेमा कहलाती है, और अब वो पूरे फेस्टिवल्स में जा रही हैं। तो कभी स्टुटगार्ट, कभी लंदन, अभी बार्सिलोना और कैन फिल्म फेस्टिवल में हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किए थे। तो मज़ा आता है कि इन फेस्टिवल्स में जाके उनका भी सिनेमा देखने को मिलता है, जो यूरोपियन सिनेमा है या विदेशी सिनेमा है। तो और बहुत सारे लोगों से मिलने को मौका मिलता है, नहीं तो अपने लोगों में ही रहते हैं हम लोग हिंदुस्तान में, तो बाहर जाते हैं तो वहाँ का भी कुछ सीख के आते हैं। बट यूजुअली देखा जाता है कि जब फेस्टिवल्स में जाती है फिल्में, मतलब फेस्टिवल्स में अच्छी परफॉर्म करती है, जैसे गर्ल्स विल बी गर्ल्स एक फिल्म आई थी, हाँ जी, ऋचा चड्ढा की। हाँ, तो वो कई फेस्टिवल में जीती भी इंटरनेशनल फेस्टिवल, बट इंडिया में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो क्या लगता है आपको इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए रहता है फिल्म? एक तो हाँ, मतलब एक पायल कपाडिया की भी फिल्म थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट, वो भी हिंदुस्तान में जब आई तो इतना नहीं कि जितना कैन में उसने तहलका मचाया। तो शायद हमारे ऑडियंसेस अभी तैयार नहीं हुए हैं, उनको अभी भी मसाला फिल्म्स ही पसंद है कमर्शियली। तो जब उनके भी टेस्ट्स अलग होंगे और हमारे ऑडियंसेस की टेस्ट्स मैच्योर होंगे, तब जाके उनको ये
सिनेमा समझ में आएगा। मुझे तो लगता भी नहीं है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा लोगों को समझ तक आता है। तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स इतनी खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन हाँ, जब वो सिनेमा हॉल्स में या थिएटर्स में हिंदुस्तान में पैन इंडिया रिलीज़ होती है तो उसको वो पब्लिक ऑडियंस अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है, विच इज़ रियली सैड। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब गर्ल्स विल मेक एज मच मनी एज पुष्पा। ये इश्कबाजी तो म्यूजिक से है, लेकिन रियल लाइफ में कोई प्यार व्यार भी चल रहा है या सिर्फ कैमरा से ही रोमांस है? नहीं, लाइफ में मेरा प्यार चलता रहता है और मैं हमेशा इश्क में ही रहती हूँ। आपके दादा ने भी आपके दादा ने भी कई रोमांटिक गाने को रीडिफाइन किया। आपका पर्सनल प्लेलिस्ट में भी कौन सा हॉटेस्ट रोमांटिक गाना चलता है? मुझे आशिकी के गाने बहुत पसंद हैं। मुझे विक्की डोनर के गाने बहुत पसंद हैं। अभी मैंने एक फ़िल्म देखी है फ़ातिमा और माधवन की, आप जैसा कोई, उनके गाने इतने सुंदर हैं। तो मुझे अभी प्लेलिस्ट में मैं वो वाली चला रही हूँ जो नेटफ्लिक्स पे अभी फ़िल्म आई है, मुझे बहुत पसंद है उसके गाने। क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड से होती तो इंडस्ट्री में आपको इतनी इजीली एक्सेप्ट करते? मुझे तो अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट करवा रही हूँ किसी ना किसी तरीके से। और मैं एक मेडिकल फ्रेटर्निटी से आती हूँ, तो हम लोग कुछ लड़कियाँ हैं जो मेडिकल से आती हैं। साई पल्लवी एक है, मानुषी चिल्लर एक है, एक मैं हूँ, और ऐसे 2-3 और डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। हमें धीरे धीरे अपनी जगह मिल रही है। एक छोटा सा फन रैपिड फायर कर लेते हैं। एक्टिंग, सिंगिंग, प्रोड्यूसिंग, सबका कंट्रोल चाहिए या किसी और को भी स्टेज पे देना पसंद है? नहीं, सबको मौका देने का मेरा मन है। वन लीगेसी ट्रैक यू नेवर टच अप और रीमिक्स? मैं कभी शायद कौन सी वाली पिक्चर बोलूं, मतलब आर पार या फिर कश्मीर की कली के गानों को नहीं टच करना चाहूँगी। ओपी नैयर जी आज जिंदा होते तो इश्कबाजी देखकर क्या बोलते हैं? ओह, अपनी टोपी ऐसे करके बोलते, बहुत सुंदर बनाया है मेरी जान। इंडस्ट्री में सबसे अंडररेटेड आर्टिस्ट कौन है? ईशान खत्तर एक टाइम तक था, लेकिन रॉयल्स के साथ मुझे लगता है कि उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है अब, क्योंकि सूटेबल बॉय के बाद उसको उतना नहीं मिला। बट आई एम वेरी प्राउड वो जहाँ पे है अभी। हैं कुछ मैं भी एक हूँ आर्टिस्ट जिसको रिकग्निशन नहीं मिलता उतना। बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं जो काम करते रहते हैं लेकिन उनको रिकग्निशन उतना नहीं मिलता। अभी ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अभी अपना ड्यू मिलना बाकी है। ऐसे ग्रैंडफादर आपको ओपी नैयर की कुछ यादें याद हैं, मतलब जब आप छोटी थी या उनकी चीज़ें बहुत सुनी है मैंने, और मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनका उनका पर्सनल इंटरेक्शन रहा है। तो सब मुझे यही कहते हैं कि ऐसा दिलदार आदमी बहुत कम भगवान बनाता है। तो बहुत दिलदार थे और लोग उनको बहुत प्यार से याद रखते हैं। और फिर बाद में जाके उन्होंने होम्योपैथी से लोगों को ठीक किया, मतलब जाने बचाई। तो आई थिंक बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर रहे हैं वो अपने लाइफ में। उनकी ऐसी कौन सी म्यूजिक है जो आप हमेशा गुनगुनाती रहती हैं? ये है रेशमी जुल्फ़ों वाली, ये बहुत प्यारा गाना है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूँ, जाइए आप कहाँ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? कि इश्कबाजी अब रिलीज़ हो चुकी है, और प्लीज़ आप रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स के सारे चीज़ें देखना, उनको सपोर्ट करना, हमें सपोर्ट करना। जब हम थिएटर में आएंगे तो प्लीज़ हमारी फ़िल्म देखने आना। थैंक यू।